नमस्कार साथियों, स्टडी चेकर में आपका स्वागत है। आज है 25 जून 2020। 25 जून 2020 के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। प्रश्न से संबंधित जरूरी जानकारी आपके समझ में आ जाए, इसलिए प्रश्न से संबंधित जितनी भी जरूरी जानकारी है सभी को सरल भाषा में मैंने टाइप कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सको। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारी करंट अफेयर्स इस वीडियो में आपकी कवर हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जहां आपको हिस्ट्री चेकर की सभी करंट अफेयर के साथ साथ एग्जाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दिन के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किसने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा इसका। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन रूस ने किया है। यूएनएससी क्या होती है और रूस ने कब इसका समर्थन किया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में 24 जून को रूस में विक्ट्री ऑफ द डे मनाया गया है, जो कि 75वां विक्ट्री ऑफ द डे था रूस का। रूस ने 75 साल पहले जर्मनी पर विजय हासिल की थी, जिसके उपलक्ष्य में रूस ने 75वां विक्ट्री ऑफ द डे 24 जून को मनाया था, जिसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेने गए थे। जबकि इसके अलावा रूस ने एक और बैठक बुलाई थी, RIC की बैठक। RIC का मतलब होता है रूस, इंडिया और चाइना। इस बैठक में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर रूस गए थे। वहां रूस ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को वीटो पावर सहित यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब इसकी और एक्स्ट्रा नॉलेज देखते हैं। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है। यूएनएससी क्या होती है, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से यूएनएससी एक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 शाखाएं हैं जिनमें यूएनएससी एक है। यूएनएससी का मुख्य कार्य विश्व भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्य जोड़ने और न जोड़ने का फैसला भी यूएनएससी करता है। इसके अलावा यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूएनएससी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यूएनएसए की फुल फॉर्म है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। हाल ही में भारत 2 साल के लिए 8वीं बार यूएनएसए का अस्थायी सदस्य चुना गया है, और भारत अगस्त 2021 में यूएनएसए की अध्यक्षता करेगा। इसके जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य होते हैं जबकि 10 अस्थायी सदस्यों को 2 साल के लिए चुना जाता है, जिसमें 8वीं बार भारत अस्थायी रूप से चुना गया है। यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनएससी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि सभी देशों की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रकृति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो भी न्यूयॉर्क में ही है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अमेरिका ने H1B वीज़ा कब तक रोक दिया है? तो इसका सही आंसर होगा 6 महीने। अमेरिका ने हाल ही में H1B वीज़ा 6 महीने तक निलंबित कर दिया है। आपको बता दूं कि लगभग 85,000 वीज़े प्रति साल अमेरिका की तरफ से जारी किए जाते थे, और H1B वीज़ा सबसे ज़्यादा भारतीय और चीनी लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस वीज़ा को अब 6 महीने तक के लिए रोक दिया है। अब H1B वीज़ा क्या है और क्यों दिया जाता है, किसे दिया जाता है? H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है, यानी कि जो विदेश से लोग आते हैं उनके लिए H1B वीज़ा अमेरिका की तरफ से दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आव्रजन और राष्ट्रीय अधिनियम की धारा 101(15) के तहत ये दिया जाता है। किस धारा के तहत दिया जाता है? राष्ट्रीय अधिनियम की धारा 101(15) के तहत। यह वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को विभिन्न व्यवसायों में विदेशी कामगारों को अस्थायी रूप से रोजगार देने की अनुमति देता है, यानी कि H1B वीज़ा के तहत रोजगार पाने वाला व्यक्ति वहां स्थायी रूप से रोजगार नहीं ले सकता है, सिर्फ अस्थायी रूप से रोजगार प्राप्त कर सकता है। अमेरिका के कानून के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में 65,000 विदेशी नागरिकों को H1B वीज़ा दिया जा सकता है। भारत और चीन के लोग सबसे अधिक
इस वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और नियम है अमेरिका में कि जो भी व्यक्ति H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा उसे पहले अमेरिकी आव्रजन विभाग को इंटरव्यू देना होगा। साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आई है कि H1B वीज़ा में जो अमेरिका ने 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है, प्रतिबंध लगाने से अमेरिका को फ़ायदा होगा क्योंकि अमेरिका में 5,25,000 निवासियों को रोज़गार मिल सकता है। इससे काफ़ी हद तक अमेरिका की बेरोजगारी भी दूर हो सकती है जो कोविड-19 के बाद फैली है। लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एंड ह्यूमन राइट्स की CEO बनीता गुप्ता ने हालांकि इस कदम की आलोचना की है। और लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एंड ह्यूमन राइट्स क्या है, तो यह एक संस्था है जो नागरिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करती है। अच्छा, मैं एक भूल सुधार कर लेता हूँ। कल मैंने एक वीडियो में प्रश्न डाला था कि वंदे भारत मिशन के तहत किस देश ने भारत के फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो उसका आंसर था अमेरिका। और यह प्रतिबंध 22 जुलाई से लागू होगा, जबकि मैंने गलती से 22 जून टाइप कर दिया था, तो जिसका मुझे खेद है। ध्यान रखिएगा कि अमेरिका ने जो भारत पर प्रतिबंध लगाया है वो प्रतिबंध 22 जुलाई से लागू होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है। हाल ही में 21 जून को भारत ने 6वां विश्व योग दिवस मनाया था। उसके बाद अमेरिका में पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है। अब क्यों खोला गया है, ये इसलिए खोला गया है ताकि अमेरिका से दुनिया भर के लोगों को योग के बारे में बताया जा सके, योग की महत्ता समझाई जा सके, योग का प्रचार प्रसार किया जा सके, इसलिए अमेरिका में योग विश्वविद्यालय खोला गया है। अब इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो अमेरिकी योग विश्वविद्यालय का नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, जिसका उद्घाटन भारत के विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने न्यूयॉर्क में किया था। और यह एक ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ था। अब इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो इसकी स्थापना लॉस एंजलिस में की गई है। और स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के जो कुलपति हैं योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इस योग विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य को विश्व बैंक ने 12 करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल। हिमाचल को विश्व बैंक ने 12 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और ये 12 करोड़ रुपए ITI में नई ट्रेंड ओपन करने के लिए हिमाचल सरकार को विश्व बैंक ने 12 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे और इस योजना के तहत उद्योग और बाजार की मांग को देखते हुए युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रयोग करने के लिए 12 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। विश्व बैंक के बारे में बात करते हैं। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो राष्ट्रों को विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता देना होता है। विश्व बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। और इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं जिम योंग किम। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज का वीडियो को लाइक करने का लक्ष्य रखा है 50 लाइक, तो आई होप आप 50 लाइक अवश्य कर देंगे। अगला प्रश्न है, WTO के अनुसार वैश्विक व्यापार में कितनी % गिरावट आएगी, तो इसका सही आंसर है 18.5%। WTO के अनुसार दूसरी तिमाही में वैश्विक व्यापार में 18.5% गिरावट आएगी। इससे पहले पहली तिमाही में भी 2 से 3% की गिरावट आई थी WTO के अनुसार। अब WTO क्या है, तो WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन है, जो कि सभी देशों के लिए व्यापार करने की रणनीति बनाता है, नियम बनाता है। हालांकि इसको कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। और भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। और इस समय WTO में कुल 164 सदस्य हैं। चीन इसमें 2001 में शामिल हुआ था। और WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान महानिदेशक रॉबर्ट एज़वेडो हैं। इसके अलावा अभी मैंने बताया विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष हैं जिम योंग किम, जबकि WHO के कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन बने थे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार के। और भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है प्रोफेसर डेविड R शिमल। इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंदिरा रसोई योजना कहाँ शुरू हुई है, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अम्मा योजना, जो कि तमिलनाडु में चलती थी एक अम्मा योजना, उसके आधार पर इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को
2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती यानी कि कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाना है। अब किसके सहयोग से इंदिरा रसोई योजना चलेगी? तो यह योजना क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से चलाई जाएगी, यानी कि क्षेत्र के जो संगठन होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, उनके सहायता से इस योजना को चलाया जाएगा और राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना की खास बात यह है कि वैन की जगह स्थायी रसोई में ही भोजन परोसा जाएगा, यानी कि जिन लोगों के पास घर नहीं है वो आराम से रसोई में बैठकर खाना खा सकते हैं, उन्हें यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के आधार पर अन्य योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे कि राजस्थान में एक योजना पहले से ही चल रही है, अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू की थी, जिसमें 5 रुपये में भरपेट नाश्ता और 8 रुपये में भरपेट भोजन करवाया जाता था। इसके अलावा तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि अब दिवंगत हो चुकी हैं, जयललिता के समय में उन्हीं के नाम पर अम्मा रसोई योजना शुरू की गई थी और यह तमिलनाडु में इतनी सफल हुई थी कि अन्य राज्यों ने भी इसका अध्ययन करके अपने राज्यों में अम्मा योजना के आधार पर योजनाएं शुरू करने की कोशिश की। अब तमिलनाडु और राजस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी है राजस्थान की जयपुर। अब अगर मैं बात करता हूँ एक मुख्य चीज़, तो राजस्थान का जो प्रमुख अभ्यारण्य है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान भरतपुर में स्थित है और राज्य की सीमाएं कुल 5 राज्यों को टच करती है, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को टच करती है। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित और राजधानी है चेन्नई। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस महिला निशानेबाज का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्णिमा जैनन। हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाज पूर्णिमा जैनन का 42 वर्ष की उम्र में कैंसर के चलते निधन हो गया है। हालांकि अब ये कोच के रूप में कार्य कर रही थी और साथ ही साथ कैंसर से भी जूझ रही थी और अब इनका 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF से लाइसेंस प्राप्त करने वाली एक निशानेबाजी कोच थी और पिछले 2 साल से कैंसर से पीड़ित थी, इनका उपचार चल रहा था। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया था और इनका जन्म स्थान था नांदेड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्म कांची बोटला का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा पत्रकार ब्रह्म कांची बोटला एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे और इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया था और इनका निधन हुआ है वो प्रमुख रूप से कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुआ है। और ब्रह्म कांची बोटला अमेरिका में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के कॉरेस्पोंडेंट थे। इस चीज़ को आप याद रखिए कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के कॉरेस्पोंडेंट थे और इसके अलावा ब्रह्म कांची बोटला ने भारत में भी कई पब्लिकेशन में काम किया है और 1992 में ये अमेरिका चले गए थे। इसके अलावा एक और ज़रूरी जानकारी है कि कल पतंजलि ने कोरोनिल नामक दवा लॉन्च की थी जिस पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है, साथ ही साथ विज्ञापन हटाने को भी कहा है। इसके अलावा 50 ऐसी कंपनियों की सूची जारी की है जिन्होंने अप्रैल में कोविड-19 की इलाज की दवा पेश करने का दावा किया था। इसके अलावा फेयर एंड लवली ब्रांड की एडवांस्ड मल्टीविटामिन से संबंधित एक विज्ञापन को भी भ्रामक करार दे दिया गया है कि फेयर एंड लवली का एक विज्ञापन भ्रम फैला रहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ क्यों बनाया जा रहा है हवाई अड्डा? क्योंकि कुशीनगर एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें लुम्बिनी, श्रीवास्ती और कपिलवस्तु जैसे प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। इसके अलावा इसकी थोड़ी दूरी पर सारनाथ और गया जैसे प्रमुख स्थल भी हैं। साथ ही साथ विदेशों जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यांमार आदि देशों से रोजाना 200 से 300 लोग कुशीनगर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी प्रदान की गई है। कुशीनगर वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था और मैं आपको बता दूँ दुनिया भर में बौद्ध धर्म के 53 करोड़ अनुयायी हैं। इसमें भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी।
भारत चीन पर आईटीबीपी की कितनी कंपनी हाल ही में तैनात की हैं? तो इसका सही आंसर होगा 40। भारत चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी की 40 कंपनियां तनाव को देखते हुए तैनात की गई हैं। एलएसी के पास इन कंपनियों की तैनाती की गई है। भारत चीन के बीच एलएसी पर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत अपने जवानों की संख्या बढ़ा रहा है और इसी के तहत आईटीबीपी की 40 कंपनियों की तैनाती की है। हालांकि भारत और चीन के बीच अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटाने पर एक सहमति अब बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भारत पूरी तरह से सतर्क है। आईटीबीपी का पूरा नाम होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को इंडियन तिब्बत बॉर्डर के लिए स्पेशल रूप से की गई थी। आईटीबीपी का जो आदर्श वाक्य है वो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा। आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली है और महानिदेशक हैं श्री सुरजीत सिंह देशवाल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एक विशेष पर्वत बल है और ये अधिकारियों और पुरुषों को पर्वत पर चढ़ने के लिए प्रशिक्षित भी करता है। और इस समय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को लद्दाख में काकाकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। तो कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% छूट दे दी है? तो इसका सही आंसर है चीन। चीन ने बांग्लादेश से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 97% शुल्क की छूट दी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने नेपाल की कुछ जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, यह सिर्फ एक रिपोर्ट है। आज आपके लिए एक प्रश्न है कि अमेरिका ने चीन के कितने मीडिया संगठन पर बैन लगा दिया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर दूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हिस्ट्री चक्र को। उसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और सीधे सीधे व्हाट्सएप पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और रोजाना करंट अफेयर्स की पीडीएफ के साथ साथ एग्जाम से संबंधित अन्य पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।